नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। बगदादी के आतंक से हर कोई वाकिफ हो चुका है। देश दुनिया में आईएसआईएस के पैर पसारने की खबरें हम लगातार देख सुन रहे थे, लेकिन अंदाजा भी नहीं था कि जयपुर में हमारी नाक के नीचे बैठा कोई शख्स आतंक के अध्याय पढ़ रहा है, लोगों को सुना रहा है, प्रचार कर रहा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन नफरत के वो बीज बो रहा था जिसकी फसल आईएसआईएस काटने वाला था। इस बीज में अंकुर फूटते उससे पहले ही एटीएस और एसओजी ने उसे दबोच लिया। दरअसल सिराजुद्दीन को लेकर पहले से शिकायत मिल रही थी। सोशल मीडिया के जरिए सक्रिय सिराजुद्दीन कई देशों के आईएसआईएस एजेंट्स के संपर्क में था। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां 21 दिसंबर तक हिरासत में भेज दिया गया। एनआईए, आईबी और आईटी की टीम अब परत दर परत इसे खोलने में जुट गई है ताकि उसके नेटवर्क का पूरा खुलासा हो पाए और उसके पीछे शातिर कौन था, किसका था, यह भी पता चल पाए। साथ ही देश के भीतर उसके संपर्क में कौन कौन है, यह राजफाश भी हो पाए। सवाल यही है कि सिराजुद्दीन जैसों का साथ देने वाले देश के भीतर आखिर कौन लोग हैं? क्या यह सही वक्त नहीं है पॉइंट आउट करने का? क्या आईएसआईएस की देश के भीतर बढ़ती मौजूदगी एक बड़े खतरे के संकेत नहीं देने लगी है? क्या राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों की कमजोरी सिराजुद्दीन जैसों का लंबे वक्त तक इस तरह की गतिविधियों में रहना संभव हो पाता है? अगर यह तंत्र मजबूत हो तो शायद यह ना हो पाए। इस पर व्यूज के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले न्यूज देखते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मार्केटिंग मैनेजर रहे और आईएसआईएस के एजेंट सिराजुद्दीन ने पछतावे का पासा फेंका है। उसने अपने बच्चों का हवाला देते हुए माफी की गुजारिश की है। इसके अलावा उसने अपने पढ़े लिखे होने का हवाला देते हुए रहम की अपील की है। तो क्या आईएसआईएस की ट्रेनिंग में कसर रह गई? आईएसआईएस के लड़ाके बुज़दिल हो चुके हैं? क्या सिराजुद्दीन नौटंकी कर रहा है? क्या सिराजुद्दीन गिड़गिड़ा कर नई चाल चल रहा है? इतना ही नहीं, सिराजुद्दीन ने खुद गुमराह होने का दावा किया है। लेकिन कई ऐसी वजहें हैं जो सिराजुद्दीन को कटघरे में खड़ा करती हैं। उनमें 4 महीनों से बीवी बच्चों से दूर रहने लगा था। वो आईएसआईएस का जाल फैला रहा था। इंटरनेट से सिराज कई देशों से जुड़ चुका था। कहने को इंजीनियर, लेकिन आतंकियों से जुड़ा था। बंद कमरे में वो नफरत फैला रहा था। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए कहां किससे किससे संपर्क में था ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। लेकिन सभी एजेंसियों से हमारा कोऑर्डिनेशन है, उनको सारी जानकारी दी जा रही है। इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी जो सामने आया हमने आपको बताया, देश के बाहर भी और देश के अंदर भी, लेकिन राजस्थान में किसी का नहीं। इसके संपर्क हैं और कितने संपर्क हैं ये पूछताछ में और भी सामने आएंगे। आज उसको पेश करेंगे, कोर्ट से रिमांड लेंगे, पूछताछ करेंगे। ऐसी कोई बात सामने आएगी तो जरूर बताएंगे। सिराजुद्दीन को जवाहर एनक्लेव के उस कैंपस से गिरफ्तार किया गया है जहां आईओसी के एम्प्लॉई रहते हैं। अब सिराजुद्दीन से एनआईए और आईबी की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंच चुकी है। इसके बाद सिराजुद्दीन के मकसद और उसके नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। अरेस्ट अपने में इतना मैंने नहीं रखता कि वो आदमी पकड़ा गया। एक तो हमें उसको देखना है कि उसका जो रिंग क्या है, वो कौन से मॉड्यूल का हिस्सा है और उस मॉड्यूल में क्या क्या हो रहा है। फिलहाल 21 दिसंबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके अलावा जैसलमेर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही आईटी एक्सपर्ट की टीम भी तमाम मीडियम खंगालने में जुट गई है, जिससे सिराजुद्दीन सक्रिय था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने आज सियासी मेहमानों को नहीं बुलाया क्योंकि यहां पर क्रेडिट लेने देने की होड़ हो जाती, यहां पर आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि साफ साफ बात हो। हमारे साथ एसपी मित्तल है, वरिष्ठ पत्रकार, अजमेर से जुड़े हुए हैं। मित्तल साहब, बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। हमारे साथ राजेंद्र सिंह शेखावत साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। AK जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जैन साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ मोहम्मद परवेज साहब जुड़े रहेंगे, नोएडा से, मुस्लिम स्कॉलर हैं, छात्र हैं और जुड़े भी रहे हैं, इन सब चीजों को देखते रहे, समझते रहे। उनसे ही बात होगी। परवेज साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले परवेज साहब, मैं आपके पास में आता हूं। आपको नहीं लगता ये सही वक्त है ये पॉइंट आउट करने का, ये समझने का कि जब ऐसे लोग सिराजुद्दीन जैसे जब सामने आ रहे हैं, आईएसआईएस से जुड़ाव रखने वाले पढ़े लिखे, तो ये पॉइंट आउट किया जाए कि आखिर वो कौन लोग हैं इस देश के भीतर जो ऐसे लोगों को पनपाने का काम कर रहे हैं? वो मॉड्यूल कौन सा है जो काम कर रहा है?
नहीं, सबसे पहले तो हमें इस जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर कौन सी वजहें हैं जो इस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित कर रही हैं। किन वजहों से इस तरह से लोग आईएसआईएस या जो भी आप जिनको आतंकवादी संगठन कहते हैं उनके साथ क्यों आ रहे हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है तो कोई पढ़ा लिखा आदमी अगर इस तरह की हरकत कर रहा है तो ये सोचने की बात है। अभी तक जब भी कोई इस तरह की आतंकवादी घटना होती थी तो हमेशा यह कहा जाता था कि मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं हैं इसलिए उनको बहका दिया गया। अब जब पढ़े लिखे लोग इस तरह से काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं तो ये बहुत सोचने की बात है कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। जहां पे आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि आज पढ़ा लिखा आदमी इस तरह से है तो क्या ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो जानबूझ करके इन लोगों को बताई जा रही हैं। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं, इन लोगों ने हमेशा सही बात कही है और इनके जरिए अगर कोई बात कहलवाई जाएगी तो ज्यादा लोग सुनेंगे। ठीक है जैन साहब, मैं आपके पास में आता हूं। आज बड़ा रोचक वाकया पेश आया कोर्ट के भीतर। जब ये पहुंचा तो ये पहुंचने लगा, मैं कोर्ट में जज के सामने कहता है कि नहीं मैं बरगला दिया गया, मैं फंस गया, मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूं। रोने लगा फफक फफक के। कोई माफी बनती है क्या? क्यों ना माना जाए देशद्रोह है? देखिए, जो मुलजिम गिरफ्तार होता है वो कई बार कोर्ट्स की सिंपैथी लेने के लिए इस तरह के नाटक, और खास तौर पर जब देशद्रोह जैसे गंभीर अपराधों में और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कहता है टेररिस्ट एक्टिविटीज के मामले में यदि कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है जिसमें वो जानता है कि उसके लिए न बेल के रास्ते खुले हुए हैं न उसके लिए जेल से बाहर के आने के रास्ते खुलेंगे, ऐसी अवस्था में जो होशियार मुलजिम होता है वो इस तरह के नाटक कोर्ट के अंदर करता है ताकि कोर्ट की सहानुभूति जीत सके और ये कोशिश कर सके कि वो मिसगाइडेड व्यक्ति है। अभी उसे गिरफ्तार किए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। उससे पहले यदि कोई व्यक्ति अपना जुर्म इकबाल करता है, यदि वो जुर्म इकबाल करना वास्तव में चाहता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। वो पुलिस को सारे के सारे उन सारे राज को बता सकता है कि कौन कौन किसके इशारे पर वो काम कर रहा है, क्या क्या उसने अपराध किए, किस तरीके से उसने अपराध किए, और उसके बाद जब कोर्ट में उसके विरुद्ध आरोप पत्र पेश हो तब अपना जुर्म वो स्वीकारे तो हो सकता है उसकी सजा कुछ कम हो जाए। परंतु आज जो कुछ भी उसके द्वारा किया गया वो एक नाटक से ज्यादा कुछ नहीं था, और जो ट्रेंड क्रिमिनल्स होते हैं वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं ताकि पुलिस कस्टडी कम से कम मिले और कोर्ट की सिंपैथी उनके साथ भी हो जाए। दूसरी एक बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले परवेज साहब से पूछी थी कि पढ़े लिखे लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। देखिए, यदि हम इसकी आतंकवाद की हिस्ट्री को देखें तो जो सिम्मी था या सिम्मी के बाद इंडियन मुजाहिदीन बना, ये जितने भी लोग पकड़ में आए, जो तैयारी करते हुए पकड़ में आए, उसमें से मोस्ट ऑफ जो बच्चे थे, जो मोस्ट ऑफ मिसगाइडेड यूथ थे, मुस्लिम मिसगाइडेड यूथ थे खास तौर पर, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के आए हुए थे। चाहे वो बेंगलोर से आए हुए, चाहे जयपुर में भी, जयपुर बम ब्लास्ट में भी कुछ इंजीनियर्स को पकड़ा गया था। उसके बाद जब हुआ तो कुछ इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों को पकड़ा गया था, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्र टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाते हैं। इसलिए जो आतंकवादी संगठन है उनकी निगाह में भी इंजीनियरिंग पढ़ने वाले अपने कुछ तरह के जाति विशेष के छात्रों पर उनका ध्यान दिया जाता है कि ये इजी टारगेट है, कच्ची उम्र के लोग हैं, इनको भी बहकाया जा सकता है और साथ साथ इनकी योग्यता और इनकी टेक्निकलिटीज का भी उपयोग किया जा सकता है, और इसीलिए इनको इस ट्रैप पे फंसाया जाता है। हिंदुस्तान में भी लगभग 18 से 20 करोड़ मुसलमान हैं और उसमें एक बहुत छोटा सा सेक्शन इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है, पर उनके लिए इजी जो ग्राउंड होता है जहां से आसानी से और उनके लाभप्रद के लिए जो लोग आईएसआई के लोग हैं या इस तरह के जो आतंकवादी संगठनों के लोग हैं उनको भी अपना मॉड्यूल बनाने में ये इस तरह के टेक्निकली एक्सपर्ट और ये ज्यादा टेक्निकली भी एक तरीके से समझदार होते हैं और दूसरों पर इंप्रेशन भी डाल पाते हैं। लोग अगर आप ये कहें कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सारे लोग जो भी मुस्लिम हैं वो टेररिस्ट हो जाएंगे तो ये तो कहना बहुत गलत है, क्योंकि आपने जयपुर में जो मार्च 2014 में जिन लोगों को अरेस्ट किया था, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं तो उसको ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेरर कहता हूं, जहां से जिन 2 बच्चों को आपने अरेस्ट किया था वो बरी हो गए। तो आपका ये जो शगुफा है कि मुस्लिम जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो इंजीनियर बनते हैं तो टेररिस्ट बनने के लिए बनते हैं, ये तो सरासर गलत बात है।
आपने ये कहा, उन्हें अरेस्ट किया, मीडिया ने 4 दिन तक खूब उन्होंने ये नहीं कहा। चौथे दिन जिस दिन बरी कर दिए गए पढ़े लिखे जो टेररिस्ट थे उनको टारगेट किया जाता है, उनको बहकाने की कोशिश की जाती है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, कल से मुसलमान लोग, आपने तो एक बात बता दी कि मुसलमान अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो टेररिस्ट बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कल से मुसलमान लोग अपने बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ाना बंद कर दे, साथ फसलना के लिए कि जो उनको लिए कर रहे हैं। अरे आप नहीं, आप ये मुझे बताएं पहले, राजस्थान में जयपुर से जिन 2 बच्चों को ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेरर के से पकड़ा गया था, उनके मुकदमे का क्या हुआ? सेक्शन इसमें जाता है, बहुत छोटा सा सेक्शन जाता है। ठीक है, मैं एक बार आपके पास में आता हूं शेखावत साहब। ठीक है, हम हर बार इंटेलिजेंस को कोसते हैं, इस बार इंटेलिजेंस ने बड़ा काम किया, बेहतर काम किया। मित्तल साहब आता हूं आपके पास, शेखावत साहब आपके पास, एक अच्छा काम किया है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर ये राज्य की इंटेलिजेंस करती तो ज्यादा बेहतर रहता। हमको राज्य की इंटेलिजेंस को भी बेहतर करना होगा ताकि हमको ऊपर से इनपुट्स नहीं मिले, हम नीचे से ऊपर इनपुट्स दें। 1.5 साल वो काम करता रहा और अब जाकर के हमको केंद्र से इंफॉर्मेशन आई और उसके बाद में हमने कार्रवाई की। राहुल जी, आप जो बात कह रहे हो वो सही है, परंतु आप ये देखिए कि पूरे देश भर में कितने कर्मचारी हैं, कितनी जनसंख्या है, क्या सब लोगों पे इस तरह से निगरानी रखी जा सकती है क्या? जब कोई इस तरह की जानकारी मिलती है उसी के बाद में तो उसकी निगरानी की जाती है, और निगरानी करने के बाद में जब वो एक्टिव होता है, एक्टिव होने में भी समय लगता है, और समय होने के बाद में जब भी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सूचना मिलती है, निगरानी के बाद ही उसको पकड़ा जाता है। अब यहाँ जो आपने ये बात उठाई है बहुत जायज बात है कि जो भी बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, जैसे सेना है, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, और जो पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए संगठन है, उनके जो भी बड़े कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जिनके पास में देश के बारे में, रक्षा से जुड़े हुए मामलों में जो गोपनीय सूचनाएं हैं, सामरिक सूचनाएं हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग करके और उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए।